ये स्टूडेंट शुरू करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल एरर था जिसके वजह से एक बार मैंने वो वीडियो स्टॉप किया था, लेक्चर मैंने स्टॉप कर दिया था। चलो अभी कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का सेम क्वेश्चन चल रहा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 30 lakhs, और 5 साल के बाद में 5 साल के बिगनिंग में 17,50,000 बोला था। तो 5 ईयर्स में हर साल अगर डेप्रीसिएशन चार्ज करके अगर 1750 बचता है, तो मैंने वर्कआउट किया था कि अगर 30 lakhs एसेट की वैल्यू है और 5th ईयर के 5 ईयर 6th ईयर के बिगनिंग में अगर 1750 है, तो 5 ईयर्स अगर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो दैट कम्स टू 1 मिनट 17,50,000 was the value given ना। 30 lakhs minus 17,50,000 तो 12,50,000 और डिवाइड बाय 5 करेंगे ना, तो हर साल 2,50,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड बोला हुआ है। सो एंड ऑफ द ईयर 31st March x2 बाय डेप्रीसिएशन 31st March x2 बाय डेप्रीसिएशन। मैं एक वर्किंग बना लूंगा, ये 250 कैसे आया मैं वो वर्किंग में शो कर दूंगा। $250,000 अपने को इतने साल का मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, तो बना लेंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ पहला पेज मशीनरी अकाउंट के, सब लोग नए पेज पे ही हो ना? ऑल ऑफ यू आर ऑन द न्यू पेज ना? अरे सब लोग सब नए पेज पे है ना? फ्रेश पेज पे हो क्या? तो मैं वर्किंग बना रहा हूँ अगले पेज पे, तुम वर्किंग एक साथ कॉपी करना। तुम पहले मशीनरी अकाउंट बनाओगे और फिर वर्किंग बनाओगे। मैं एक पेज मशीनरी अकाउंट के लिए रख रहा हूँ और अगले पेज पे वर्किंग बना रहा हूँ, सो दैट यू विल कम टू नो ये क्या चल रहा है। तुम लोग वर्किंग नोट कॉपी करने को टाइम दूंगा मैं। अगर मशीनरी अकाउंट तुमको पहले से बना के रखना है ना, तो पहले से अगर मशीनरी अकाउंट पूरा बना के, पूरा मत बनाओ, मैं वर्किंग बना रहा हूँ, तुम साथ साथ में मेरे वर्किंग बाद में कॉपी कर लेना। सो अपने को डेप्रीसिएशन चाहिए। 2,50,000 का डेप्रीसिएशन कैसे मिला? क्योंकि उसने मेरे को बुक वैल्यू दे रखी थी, बुक वैल्यू दे रखी थी, तो उससे मेरे को यूजफुल लाइफ मालूम पड़ गई कि वहां तक की यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। सो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ depreciation per year अप टू कौन से डेट को रिवैल्यू हुआ था? 1 अप्रैल 2006। फर्स्ट अप्रैल का मतलब हो गया 31st March 2006। सो 1 अप्रैल X12 31st March 2006, ये हो गए 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स अपने को वैल्यू कितनी दे रखी थी? 30 lakhs वॉज द वैल्यू गिवन, और 5th ईयर के एंड में बोलते हैं 17,50,000 बचेगा। इसका मतलब है डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया कितना? 30 lakhs माइनस 17,50,000, 12,50,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया 5 ईयर्स में। इन 5 ईयर्स 12,50,000, सो डिवाइड बाय 5 ईयर्स करेंगे, so that will give us 2,50,000 per year। तो अब पहले 5 साल तो खाली अपने को डेप्रीसिएशन चार्ज करना है और कुछ नहीं करने का। अरे पहले 5 साल तो अपने को खाली डेप्रीसिएशन चार्ज करने का है। सो डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं।
फिर 5 साल के बाद में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं इसमें। 31st March X2 बाय बैलेंस शीट। आई डोंट नो व्हाई सो मेनी ईयर्स, और इतना बड़ा अपने को अकाउंट पूछा हुआ है। फाइनल सीए लेवल पे एटलीस्ट अपने को ऐसा लेबरस काम पे तो नहीं लगाना चाहिए। $30 माइनस 2,50,000 पहले साल का हो गया 27,50,000। इसको ब्रॉड डाउन कर दो 1 अप्रैल। X2 अभी X6 तक अपने को ये काम करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट बनाने बोला, नहीं तो मैं अकाउंट नहीं बनाता था, मैं सीधा वर्किंग से समझा देता था। 27,50,000 क्रेडिट में 31st March X3। सेकेंड ईयर का 2,50,000, सेकेंड ईयर 2,50,000। $27,50,000 minus 2,50,000, that comes to 25 lakhs। ये लो, ये हो गया सेकेंड ईयर कंप्लीट। To balance brought down, $25 lakhs, end of the year is 31st March X4 by depreciation account। $2,50,000 बाय बैलेंस शीट। ये थर्ड ईयर कंप्लीट हो रहा है अपना। $22,50,000 25 लाख की वैल्यू थी। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल X4। फर्स्ट अप्रैल X4। To balance brought down, फिर करंट ईयर का डिप्रिसिएशन 31st March X5। फिर से 2,50,000। ये 4th ईयर है, पहले 5th ईयर तक पहुंचना पड़ेगा। $22,50,000
minus 250 gives us 20 lakhs. चलो 5th ईयर पे पहुंच गए. 1 April X5. To balance brought down 20 lakhs. And 31st March X6. By depreciation. 2,50,000. $20 lakhs. Minus 2,50,000 gives us 17,50,000. By balance carried down. ये लो यहाँ तक आ गए हम लोग. यहाँ तक के लिए अपने को बताया था 17,50,000 ये डेट को वैल्यू है. और पूरा मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है तो अपने को राइट फ्रॉम बिगिनिंग बनाना पड़ा. $17,50,000. अब बोलते हैं 10% बढ़ेगा, 10% इंक्रीज करना है ये डेट को, तो ठीक है ना. 1 April X6 को 10% इंक्रीज करने के लिए अपनी एंट्री बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. सो 10% इंक्रीज करेंगे. सो 1,75,000 से वैल्यू बढ़ा दी. 1,75,000 से हमने वैल्यू बढ़ा दी. अगर 1,75,000 से वैल्यू बढ़ा दी तो अभी बढ़ी हुई वैल्यू को डेप्रीशिएट करेंगे हम लोग, बराबर ना. अरे टोटल लाइफ अगर मैं देखो, टोटल लाइफ अगर मैं चेक करूँ तो मेरे को 2,50,000 पर ईयर आया था. ओरिजिनली मेरी अगर टोटल लाइफ देखूँ तो 2,50,000 पर ईयर आया था. 30 lakhs was the value, डिवाइड बाई 2,50,000 करेंगे तो 12 years ओरिजिनल लाइफ होती है. ओरिजिनल लाइफ 30 lakhs इज द कॉस्ट. और हर साल अगर 2.5 लाख रुपया डेप्रीशिएट होता है तो 12 years में पूरी एसेट की वैल्यू जीरो होती है. ओरिजिनल लाइफ 12 years है, जिसमें से अपना कितना साल निकल चुका है, अपना टोटल निकल चुका है 5 साल निकल चुका है. तो अभी भी 7 years लाइफ बची हुई है. तो अभी 7 years के लाइफ में हम लोग जो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे ना, वो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा बैलेंस वैल्यू पे. मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा इधर. अभी न्यू डेप्रीसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन, depreciation amount per year. Depreciation amount per year after upward revaluation. On 1 April 2006. 1 April 2006 को जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है उसके बाद में नया डेप्रीसिएशन. लाइफ 7 years बची है ना. अपने पास बुक वैल्यू कितनी थी एसेट की? बुक वैल्यू ऑफ पीपी वाज 17,50,000. एंड प्लस
अपवर्ड रिवैल्यूएशन 1,75,000। तो अब रिवैल्यूड अमाउंट जो डेप्रिशिएट होगी 7 ईयर्स में, क्योंकि 12 साल में से 5 साल जा चुका है। 17,50,000 प्लस 10%, दैट कम्स टू 19,25,000। ये 19,25,000 जो है ना, ये 19,20,000 को बोलते हैं रिवैल्यूड अमाउंट। सो दिस इज रिवैल्यूड एट 19,25,000। अभी अगले 7 साल में जब तक नया चेंजेस नहीं आएगा, मैं यही मानूंगा कि अगले 7 साल में ये अमाउंट डेप्रिशिएट होगा। सो 19,25,000 डिवाइड बाय 7 years, so that will give us 2,75,000 का डेप्रिसिएशन। जब तक नया चेंज नहीं आता, ये 2,75,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन है। और नया चेंज कभी आया है? नया चेंज आया इधर अभी 1 अप्रैल 2008 को चेंज आ रहा है। 1 अप्रैल 2008, अभी 1 अप्रैल 2008 तक हम लोग यही अमाउंट को डेप्रिशिएट करते चलेंगे, 2,75,000। 1 अप्रैल 2008 को डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। सो 31 मार्च X7, 31 मार्च X7, फाइनल सीए के स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन ड्राफ्ट करना एक्चुअली टॉर्चर है। 19,25,000, और वो भी किस चीज का? मशीनरी अकाउंट बनाने का, बाय डेप्रिसिएशन। यहां पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2,75,000। ये पहला जो 250 लिखा था, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखना। ये 250 कैसे आया था? ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बना के निकाला हुआ है। बाय बैलेंस CD, $19,25,000 से माइनस किया तो आ गया 16,50,000। दिस इज 1 अप्रैल 2000 X7। ये साल भी 2,75,000 का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो 25,000 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ गया। पहले 250 था, अब 275 हो गया। सो ये 25,000 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मालूम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिड्यूस होकर रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना पड़ता है। यू रिमेंबर दिस और नॉट? जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आता है वो हमको पहले तो पूरा पीएनएल में डेबिट करना पड़ता है, फिर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के ट्रांसफर करना पड़ता है रिटेन अर्निंग्स में बाय डेप्रिसिएशन। $2,75,000। सो 2 साल में 25,000 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया हम लोग ने। वी हैव चार्ज एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। सो उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व्स रिड्यूस हो गया होगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स होगा यहाँ पे 1,75,000 का हमने क्रिएट किया था। देखो ये रहा 1,75,000 का क्रिएट किया था। तो ये जो 1,75,000 का हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट किया है 2 साल में, उसमें से 50,000 तो निकल गया, तो 1,25,000 बचा इसमें। 31 मार्च X8, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये 16,50,000 है, मैंने गलती से 275 लिख दिया, तुमने भी वही लिख दिया क्या? 16,50,000। ये कंप्लीट प्रॉब्लम डाल दिया है वो डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट पे, और कुछ नहीं है।
हाँ 16,50,000, इसमें से 275 निकाल दो तो अपने को आ गया 13,75,000। ये लो, अभी नेक्स्ट चेंज के पहले अपनी वैल्यू जो आ गई है 13,75,000 आ गई है। हम लोग 1 अप्रैल 2008 को डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करने वाले हैं ना। 1 अप्रैल 2008 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होने वाला है, देयर विल बी अ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। %10 इम्पेयरमेंट। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब होता है इम्पेयरमेंट। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,75,000, 13,75,000। अब ये बोलते हैं इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करो तो अपनी एंट्री क्या पास होगी। मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट हुआ था। अरे रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट हुआ था, वर्किंग नोट नंबर 3। मेरे पास कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट हुआ था। 1 अप्रैल 2006 को जब हमने रिवैल्यूएशन किया था तो एंट्री पास की थी हम लोग ने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ये वर्किंग सब तुम बाद में लिखोगे। टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स 1,75,000 का। ये देखो ना, ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन है ना। 1,75,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट हुआ था। लेकिन फिर 2 साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, तो हमने 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो एंट्री पास की। 1 अप्रैल नहीं, ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स था ना 1 अप्रैल 2006 को जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आया था 1,75,000, इसमें से 2 साल का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइज किया। इसमें हम लोग ने अमोर्टाइजेशन किया, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 25,000 रुपीज है ना, पहले 250 था फिर 275 हो गया, तो 50,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइज कर दिया। और अपने पास 2 साल के अमोर्टाइजेशन के बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व्स ऑन 1 अप्रैल 2008 1,25,000 बचा हुआ है। अब अपना डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना हुआ है वो चेक करो। अपना डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होने वाला है 13,75,000 का 10%, 13,75,000 का 10%। अरे 13,75,000 का अगर 10% हम लोग डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करने वाले हैं तो वो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व्स यूज होएगा ना। बोलो यस और नो। यस सर। पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से जाएगा और जो बचेगा वही पीएनएल से आएगा। सो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, वर्किंग नोट नंबर 4, 1 अप्रैल 2008। अभी इस दिन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करने वाले हैं हम लोग। 13,75,000 अपनी वैल्यू है। कितना परसेंट डाउनवर्ड कर रहे? 10% कर रहे क्या? नहीं, डाउनवर्ड इज नॉट 10%, 15% डाउनवर्ड कर रहे हैं। सो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 13,75,000 की वैल्यू है, इसका 15%, 15% of this comes to 2,06,250।
2,06,650। बोलो बच्चों, समझा क्या? 2,06,650। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Yes, sir. इसमें से रिवैल्यूएशन रिजर्व्स 1,25,000, 1,25,000 तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकल गया, और कितना बच गया? 81,250। $81,250। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. अगर मैं सेपरेट एंट्री पास करूं, अगर मैं ये एंट्री की दो एंट्री बनाऊं, ये जो मैंने कंबाइन एंट्री पास किया, अगर इसकी मैं दो एंट्री बनाऊं, तो दो एंट्री क्या बनती है? रिवैल्यूएशन रिजर्व्स टू पीपीई। एम आई करेक्ट? Yes, sir. एंड पीएनएल टू पीपीई। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स रिड्यूस होता है ना? रिवैल्यूएशन रिजर्व्स रिड्यूस होता है। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाय रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। एंट्री में रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रेडिट हुआ है। सो 1 अप्रैल 2008 बाय रिवैल्यूएशन रिजर्व्स 1,25,000, and by profit and loss account 81,250 ना, 81,250। ये तुमको अपने वर्किंग नोट से मिलेगा, ये वैल्यूज अपने को वर्किंग नोट से मिल जाएगा। हमने वर्किंग नोट बना रखी है, वर्किंग नोट नंबर 4 से मिलेगा ये। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। चलो, ये भी हो गया। यहां तक कॉपी किया क्या सब लोग ने? लाइफ भी चेंज की है। द कंपनी ऑल्सो री एस्टिमेटेड द मशीनरी लाइफ टू 8 ईयर्स। अब लाइफ भी 8 ईयर्स हो गई है। सो नया डेप्रिसिएशन जो निकलेगा वो 8 ईयर्स के हिसाब से निकलेगा। अब नया डेप्रिसिएशन जो निकलेगा 8 ईयर्स के हिसाब से। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिड्यूस कर दिया है। वर्किंग नोट नंबर 5, March 08, न्यू डेप्रिसिएशन आफ्टर चेंज इन एस्टीमेट। अब दो दो एस्टीमेट्स बदल रहे हैं हमारे पास, दो दो एस्टीमेट्स बदल रहे हैं। एक तो लाइफ बदल रही है, एक तो लाइफ चेंज हो रही है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 13,75,000 का था, विच इज नाउ रिड्यूस्ड बाय 2,06,250। तो अब इसकी वैल्यू बचेगी 13,75,000 माइनस 2,06,250, 11,68,750 इसकी वैल्यू बची। और अभी न्यू लाइफ है 8 ईयर्स। द न्यू लाइफ इज 8 ईयर्स। सो डिवाइड बाय 8। डिवाइड बाय 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स के हिसाब से अपने को आता है 1,46,094। ये अपना नया डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। प्रॉब्लम एक्चुअली लेंदी नहीं है, अच्छा तो है क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। 31 मार्च 08 लिख लो, x8 लिख लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5, and what amount you get? 1,46,094.
094। अभी हम लोग और 1 साल डेप्रीशिएट करेंगे और फिर बेच देंगे इसको। बाय बैलेंस CD 13,75,000 13,75,000 minus 1,25,000 minus 81,250 minus 146,094, that gives us 10,22,656. 10,22,656. March 8. By balance carried down. To balance brought down. $10,22,656. हाँ, ये साल भी डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे सेम, क्योंकि 2010 में फिर बेचा है। It will be 9 ना 31st March 2009. 9 कैसे होएगा? एक दिन बाद थोड़ी 9 होएगा। 31 मार्च 8 है तो 1 अप्रैल 8 ही होएगा ना। नहीं तो ऊपर वाला को ऊपर से ही मतलब अच्छा, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। ओके, ये लो 9 लिख दो, ठीक है। सो ये 31 मार्च 10 आ गया। ये सब हो गया 9 एंड ये आ गया 31 मार्च 10। मार्च 10 पे आ गए। 31 मार्च 1 अप्रैल अगले साल बेचा है ना, 1 अप्रैल को बेचा है। सो बाय डेप्रीसिएशन अभी सेम वैल्यू चलेगी 1,46,094 1,46,094 So now 10,22,656 minus 146,094, that gives us 876,562। यही अमाउंट आता है क्या? सेल कभी किया इन लोग ने? अच्छा, 31 मार्च एक्सटेंड को ही बेच दिया क्या? 31 मार्च एक्सटेंड को ही, 1 अप्रैल एक्सटेंड को नहीं, 31 मार्च एक्सटेंड को ही 935 में बेच दिया, तो ठीक है ना, अच्छी बात है। तो इधर ही सेल कर देते, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे अभी हम लोग, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, यही साल लास्ट है। दिस इज द लास्ट ईयर। फुल डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया और उसके बाद बेच दो मशीन को। पूरी मशीन बेच दी। इट इज सोल्ड फॉर व्हाट प्राइस? 9,35,000 में बेच दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेप्रीसिएशन पूरे साल का आएगा क्योंकि एंड ऑफ द ईयर तक रखा है, लास्ट डेट को बेचा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 9,35,000,
जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, क्योंकि अपनी मशीनरी की वैल्यू बची थी 876,562 और हमने इसको 9,35,000 में बेच दिया। तो 58,438 तुमको क्लोज करोगे ना, तो डेबिट साइड में डिफरेंस आ जाएगा। ऑन डेबिट साइड यू विल गेट डिफरेंस ऑफ 58,438. So this difference will be transferred to profit and loss. On derecognition, any profit or loss will be transferred to P&L. Yeah. So this is the end of the problem. 10,22,656 plus 58,438. 1081,094. ये रिवैल्यूएशन के डेप्रिसिएशन अपवर्ड डाउनवर्ड सबको एक साथ कनेक्ट कर लेता है। ये वाला क्वेश्चन सबको एक साथ कनेक्ट कर लेता है। हैव यू ऑल कंप्लीटेड अप टिल हियर सो दैट आई कैन शो द वर्किंग नोट? करो, ये वर्किंग नोट कॉपी करो। पहले यहां तक कॉपी करो, फिर आगे स्क्रॉल करता हूं। पॉइंट 1 हो गया क्या? वर्किंग नोट 1 सबका हो गया?
कंप्लीट हो जाए तो बोल देना मेरे को। चलो करो कंप्लीट। हो गया क्या सब लोगों का? चलो डन। I hope it's completed. I've given enough time for this. Is it done? Yes, sir. So question number 11th also done. अब अपने दो थियरी क्वेश्चंस है, इसमें कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं है. These are only theory questions. Look at question number 8. All of you look at question number 8. देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है. X is a financial controller of ABC Limited, a listed company which prepares consolidated financial statements in accordance with Ind AS. X, Mr. X is financial controller है of ABC Limited का, जो अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है Ind AS के अकॉर्डिंग. Now Mr. X has recently produced the final draft
of financial statements of ABC Limited on 31st March 2018 to the managing director for wise approval. ये मैनेजिंग डायरेक्टर वाई है ना, उसके अप्रूवल के लिए फाइनेंशियल कंट्रोलर मिस्टर एक्स ने एक ड्राफ्ट का मतलब है वो अप्रूव करेगा तो फाइनल बन जाएगा, उसने जो बना रखा है अप्रूवल के लिए सामने रखा है। मिस्टर वाई हु इज नॉट एन अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट नहीं है, मिस्टर वाई जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अकाउंटेंट नहीं है। ही हैड रेज्ड द फॉलोइंग क्वेरी फ्रॉम मिस्टर एक्स आफ्टर गोइंग टू द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो सब स्टेटमेंट्स देख के उसकी क्वेरी आई है, वो अकाउंटेंट नहीं है तो डेफिनेटली वो क्वेरी रेज करेगा ही। अभी क्या क्वेरी रेज की है वो देखो, उसने उसकी क्वेरी कुछ ऐसी है, बोलते हैं द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट इज हेल्ड अंडर कॉस्ट मॉडल। प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे रखा है, बट हाउएवर प्रॉपर्टी प्लांट एंड however property which is owner occupied property is revalued annually to fair value। मतलब इक्विपमेंट को तो कॉस्ट मॉडल पे रखा है और प्रॉपर्टी को हर साल फेयर वैल्यू पे लेके आ रहे हो, उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हो, तो ये दो अलग अलग अप्रोच फॉलो कर रहे हो। चेंजेस इन फेयर वैल्यू आर समटाइम्स रिपोर्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस बट यूजुअली इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले पार्ट में जा रहा है। ऑल्सो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट इज मच हाइयर देन द ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जो हमारी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन उससे ज़्यादा है, जबकि तुम प्रॉपर्टी को रिवैल्यू कर रहे हो फिर भी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन उससे ज़्यादा है। Another note states that property owned by ABC Limited but rent to others is depreciated annually and not fair valued। एक नोट तुमने ये भी लिखा है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसको तुम फेयर वैल्यू पे नहीं लेके आ रहे हो। तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है, उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लेके आ रहे हो, नॉट फेयर वैल्यूड। मिस्टर वाई is of the opinion that there is no consistent treatment of PPE in accounts। How should finance controller respond to this query? अरे जो किया वो बराबर किया है, बिकॉज वो अकाउंटेंट नहीं है, वो इंडियस नहीं समझता है। अभी मैं अगर उसको समझाने बैठूं तो सबसे पहले क्वेरी क्या उसकी, सबसे पहले क्वेरी क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी जो ओनर ऑक्यूपाइड है उसको फेयर वैल्यू पे रख रहे हो, तो ठीक है ना। इंडिया 16 हमको अलाउ करता है क्लास बाय क्लास बेसिस पे रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर सकता हूँ। डिफरेंट मॉडल्स कैन बी अप्लाइड ऑन क्लास बाय क्लास बेसिस। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जो हम खुद के लिए बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस पर इंडिया 16 अप्लाई होता है और वो रिवैल्यूएशन हो रहा है क्योंकि एक सेपरेट क्लास है। लेकिन जो हमारा प्रॉपर वो है, क्या बोलते हैं ना, इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज सेपरेट क्लास, दैट इज सेपरेट क्लास ऑफ एसेट। तो वो सेपरेट क्लास ऑफ एसेट है, उसको हमने कॉस्ट पे रखा हुआ है। ये प्लांट एंड इक्विपमेंट एक अलग क्लास ऑफ एसेट है, इसको कॉस्ट पे रखा हुआ है। सो इट इज़ अलाउड, उसको समझाना पड़ेगा दैट इंडिया 16 अलाउज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑन क्लास बाय क्लास बेसिस। सो प्रॉपर्टी इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट, सो इट इज़ रिवैल्यूड, और दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अ सेपरेट क्लास ऑफ एसेट, सो दैट कैन बी केप्ट ऑन कॉस्ट मॉडल। वो कॉस्ट मॉडल पे रखा जा सकता है। सो अगर मैं एक मिनट, पहले तो हम प्रॉब्लम रीड कर रहे थे ना, अब उसके एक एक क्वेरी को हम लोग क्वेरी को आंसर देंगे, एक एक क्वेरी को आंसर देंगे। उसके पहली क्वेरी क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट्स दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट इज हेल्ड अंडर कॉस्ट मॉडल, हाउएवर प्रॉपर्टी विच इज ओनर ऑक्यूपाइड इज रिवैल्यूड ऑन फेयर वैल्यू। ये इसका पहला क्वेरी है। हाँ, तो हम लोग इसके पहले क्वेरी को आंसर यही देंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अरे जो टेंजेबल एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो इंडियस के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग होती है, और इंडियस बोलता है दैट हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्लास बाय क्लास बेसिस पे हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं बैलेंस शीट में। हाँ, फॉर दिस पर्पस हम लोग ने दो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट्स आइडेंटिफाई करके रखे, एक तो प्रॉपर्टी और दूसरी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैं कॉस्ट पे रख सकता हूँ, आई कैन कीप प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन कॉस्ट, एंड आई कैन कीप
दिस प्रॉपर्टी ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल होता है तो बोलता है जो चेंजेस है इन फेयर वैल्यू आर समटाइम्स रिपोर्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस बट इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हाँ, तो रिवैल्यूएशन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही जाता है, लेकिन फ्यूचर में कभी रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो जाए, इम्पेयरमेंट आ जाए, तो जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट किया उसमें से एडजस्टमेंट पॉसिबल है, उसमें से एडजस्टमेंट पॉसिबल है। और एक क्वेरी, दूसरी क्वेरी, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट इज मच हाइयर देन ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये लो, ये दूसरी क्वेरी है, ये पहली क्वेरी थी और यहाँ से ये दूसरी क्वेरी आती है। हाँ, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल होते हुए भी उस पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा है और प्रॉपर्टी पे कम है, तो प्रॉपर्टी इज कंसिस्टिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब यही है, प्रॉपर्टी इज कंसिस्टिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें बिल्डिंग ही डेप्रिशिएबल एसेट है, लैंड इज नॉट डेप्रिशिएबल एसेट। सो लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती, तो वैल्यू तो बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन जमीन की वैल्यू हटा देते हैं और हम खाली बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए बिल्डिंग, वो जो डेप्रिसिएशन की फाइनल अमाउंट है वो थोड़ी कम है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन इक्विपमेंट, बिकॉज वहाँ सिर्फ बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही होगी। और ये थर्ड क्वेरी है इसकी। Another note states that property owned by ABC Limited but rent to others is depreciated but not fair valued। तो बराबर है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे इंडियस 40 अप्लाई होता है। इंडियस 40 अपवर्ड रिवैल्यूएशन अलाउ नहीं करता ना, इंडियस 40 में सिर्फ कॉस्ट मॉडल है, तो भले ही वो प्रॉपर्टी है लेकिन उस पर इंडियस 16 नहीं, इंडियस 40 इज अप्लाइड। सो मिस्टर वाई इज ऑफ द ओपिनियन देयर इज नो कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ पीपी। तो कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट हो कैसे सकता है? हम लोग इंडिया 16 फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, और एक एसेट इंडिया 16 का नहीं, इंडिया 40 का है। सो हाउ शुड फाइनेंस कंट्रोलर रिस्पॉन्ड टू हिज क्वेरी? इसके 3 क्वेरी है, तीनों को हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, तीनों क्वेरी को रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं डायरेक्टली इसका आंसर ही तुमको बताता हूं। इसके 3 क्वेरी क्या थे मालूम है ना? पहली क्वेरी थी प्लांट एंड इक्विपमेंट तुमने कॉस्ट मॉडल पे रखा है और प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को तुमने रखा हुआ है रिवैल्यूएशन पे, और उसका रिवैल्यूएशन जो है वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल रहे हो। ये पहली क्वेरी थी। दूसरी क्वेरी थी डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किया प्लांट इक्विपमेंट पे और कम चार्ज किया है इस पे प्रॉपर्टी पे, तो उसके लिए हम यही बोलेंगे कि प्रॉपर्टी माइट बी कंसिस्टिंग ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड ऑल्सो विच इज़ नॉट डेप्रिशिएटेड। और थर्ड है कि कुछ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो हमने रेंट पे दे के रखी है उसको तुम फेयर वैल्यू पे नहीं लेके आ रहे हो। हाँ, तो वो इंडियस 40 है, उस पर इंडियस 40 अप्लाई करता है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू इज नॉट अलाउड। ये पूरा थियरी क्वेश्चन है, मैं तुमको इसका आंसर रेफर करवा देता हूँ। जो मैंने डिस्कशन किया है वैसा ही होना चाहिए कुछ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। On going through query raised by managing director Y, the finance controller Mr. explained the notes and reasons for disclosure as follows। मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, the accounting treatment of majority of tangible non-current assets is governed by Ind AS 16 property plant and equipment। तो हाँ, फ्रेंच हुआ है। नहीं फ्रीज नहीं हुआ है, यू डिसकनेक्ट एंड रिकनेक्ट, यहाँ पे फ्रीज नहीं हुआ है, चल रहा है। अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा ओके। ये क्वेश्चन नंबर 8, एक ब्रेक ले लो 5 मिनट का, उसके बाद करते हैं। जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आज ये टेक्निकल एरर बार बार आ रहा है, एक ब्रेक ले लो उसके बाद में करते हैं।